ठीक है, इस बारे में बिल्कुल सोच लो, मेरा टीचिंग इकोनॉमिक्स था या नहीं था, सोशल साइंस था, सब अलाउड है, आप इसमें टेंशन मत लो। अच्छा, तनिक गुप्ता जी का क्या डाउट है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हम्म, इन विच ईयर? ठीक है, 2022 के बाद तो आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेम ईयर में सेम यूनिवर्सिटी में आप दो। वैलिड है अभी भी। अगर वैलिड नहीं होता तो आप कोर्स करते क्यों? क्योंकि क्यों नहीं दे रही डिग्री? 2023। चलिए मैं आपको केस। हम्म। हाँ, हाँ। हाँ, दोनों रेगुलर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। इस बात को आप मान के चलो कि ड्यूल डिग्री का प्रोविजन 2022-23 के बाद आ गया था। 2023 में एक कैंडिडेट थी जिसका केवीएस रायपुर रीजन में सिलेक्शन हुआ था। एंड उसका कोर्ट आपका उसने केवीएस ने रिजल्ट रोक दिया था। बट फिर केवीएस ने उसका रिजल्ट जारी किया। क्यों? क्योंकि ड्यूल डिग्री का जो है था वो 2021-22 से ही चल रहा है, वो 22 से ही चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल अलाउड है। चलिए, एक तनिक गुप्ता का आ रहा है, एक सरनेम अलग है। देखो, सरनेम अलग है, डॉक्यूमेंट में तो आप कुछ कर नहीं सकते, एफिडेविट बना लेना। तो एफिडेविट मान लेंगे वो लोग। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ, अब जितने भी क्वेरीज हैं, आप इन बिटवीन कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड आप ले लेना। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। तो आज के जो सेशन है हमारा, वो रहेगा हमारी बेस्ट स्ट्रेटजीज कौन सी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लो। कुछ लास्ट टाइम भी हमारे 5 कैंडिडेट थे हमारे बैच के जिनका सिलेक्शन हुआ था। बट मुझे ये लग रहा है कि इस टाइम, ठीक है, ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार पोस्टें भी बढ़ी हैं और केवीएस एनवीएस मर्ज है, तो बेटर रिजल्ट आने की उम्मीद है। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ 2023 का जो रिजल्ट था, वो तो इन्होंने पब्लिश नहीं किया था विद मार्क्स। इंडिविजुअल लिस्ट आई थी। और जो सार्वजनिक थी, यार वो मिली नहीं। लेकिन 2018 वाली जो लिस्ट है, आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना। इससे पहले वाली ये देखो, जो जितने भी लिस्ट है ना आपके इंटरव्यू की लिस्ट इस बार पब्लिश की नहीं इन्होंने, अभी इंडिविजुअल रिजल्ट आए हैं आपके। बस शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू है और नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू है। अब देखो, जब 2018 में मैंने भी इसका एग्जाम दिया था, तो मेरा भी ओवरऑल जो था वो 21st पे नंबर था। ठीक है। अब इसमें जो हमारा इंटरव्यू था वो था 11th ऑफ 2nd 2019। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, बस बेसिक स्ट्रेटजी हो सकती है, इंटरव्यू पैनल कैसा हो सकता है, और क्या क्या क्वेश्चंस एक एक्सपेक्टेड है, थोड़ा ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक लाइव सेशन फिर रहेगा, उसको हम करेंगे जब एक बार डेट आएगी, इंटरव्यू की डेट आएगी। उसमें हम लोग डेमोस्ट्रेशन के टॉपिक्स करेंगे और उनके सोल्यूशन भी देंगे। ठीक है। तो उस समय में 2018 में 2019 में इसका रिजल्ट आया था। इसमें ओवरऑल 97 पोस्टें थी। ठीक है। अब इस बार जो मिला के, इस बार तो काफी सीटें हैं आपकी। और बट केवीएस प्लस एनवीएस मिलाना कितनी है सीटें, 277 प्लस सीटें हैं। ठीक है। तो अभी तो हमारे पास बहुत ज्यादा सीटें हैं इकोनॉमिक्स की, क्योंकि केवीएस भी है और एनवीएस भी है, तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। अब इसके बाद तुरंत ये देखिए, जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो 85 जो वेटेज आ जाता है वो रिटर्न एग्जाम का, और 15 वेटेज आ जाता है इंटरव्यू का। ठीक है, इस टाइम भी यही है। 85 वेटेज आपका वेटेज है रिटर्न एग्जाम का, और इंटरव्यू का वेटेज है 15। ये सभी को पता है ना इस बात का? चलिए, तो इस बात से सभी अवेयर हैं। अभी जो रिटर्न एग्जाम है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक। एक बार, चलिए, इतना तो सभी को पता है ना बेसिक। यस। यस, गुड। तो इसमें हमारे पास अभी जो रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम कितने, आपका 60 प्लस 40 रिटर्न एग्जाम हो गया आपका 100 का। तो ये 100 में से कन्वर्ट हो जाएगा 85 वेटेज। और जो सिक्स आपका पहले 60 नंबर का होता था, अब ये भी हमारा इंटरव्यू 100 मार्क्स का ही है, और वेटेज है इसका 15। अब एक बार कैलकुलेशन का प्रोसेस देख लो। ठीक है। अब इसमें होता ये है कि ओवरऑल है तो मेरा नंबर 21st है, लेकिन इंटरव्यू आने के बाद देखो मेरा नंबर कहाँ चला गया, 39। क्यों? क्योंकि मेरे इंटरव्यू में सही नंबर आए नहीं। क्योंकि इंटरव्यू में कितने नंबर आए, 42। अब उम्मीद ये थी कि नंबर ज्यादा आए। नंबर ज्यादा आते तो 21st से मैं और ऊपर आ जाता। ठीक। बट नंबर आए हैं
यस, नंबर आए हैं 42 आउट ऑफ 60। ठीक, और बाकी कैंडिडेट्स के भी नंबर देख सकते हो आप, बाकी के भी नंबर के 50s हैं, किसी के 53 हैं, कोई 56 भी है, मैक्सिमम 56 भी है इसमें। और अब ये देखो कि इंटरव्यू का कितना वेटेज है, ये 15% जो है ये बहुत ज्यादा वेटेज है आपका, ये आपको क्वालिफाई भी कर सकता है और आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक आपको ये रिजल्ट 2018 का दिखा रहा हूँ, और 2018 में आप देखोगे जो ये रिजल्ट था, 105 वाला, जो आउट ऑफ 150, 105 मार्क्स थे, ये मैक्सिमम था। ठीक है, 105 या 107, या फिर ये आपके मैक्सिमम मार्क्स थे इकोनॉमिक्स में, 105। चलिए इकोनॉमिक्स का ओपन कर लेता हूं मैं। ये दिखाने का सिर्फ एक मोटिव यही है कि आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो इंटरव्यू को। अगर आपका नंबर आ गया है तो इसमें ज्यादा खुश भी नहीं होना और ज्यादा इसमें डिमोटिवेट भी नहीं होना। ठीक है, न्यूट्रल रहो, अपनी तैयारी करो अच्छे से। इसमें होता ये है कि जो टॉपर है हमारा, हमारे बैच का जो टॉपर है, उसके आ जाते हैं 104 या 105 नंबर। अब आप देखोगे जो सरस्वती सिंह है, ये बैच 1 हमारे साथ इनका बैच था और इनका नंबर 1 आया। ठीक है, इनकी ज्वाइनिंग 71.93, इनका वेटेज सबसे ये लीडिंग है, नंबर 1 पे है केवीएस इकोनॉमिक्स की लिस्ट में। अब इनका जो रिटर्न एग्जाम है वो है 104, और उस समय में 87 की कट ऑफ थी। बट ये 87 भी कट ऑफ जो थी, ये पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उस वजह से क्या वो कट ऑफ लो गई। ठीक है, और फेयर एग्जामिनेशन जब भी होगा तो लोअर कट ऑफ लो के ही चांसेस हैं, ज्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद देखो वेटेज इनका 85 कन्वर्ट होने से 58.93 आ गया, और इंटरव्यू 52 में से 13 बन गया। ठीक, अब इसमें खेल देखो क्या हुआ। 100 जो 99 था यहाँ पे, 99 उसका भी यहाँ ओवरऑल 10वां नंबर है। ठीक है, यहाँ दिव्यांशी स्वस्ति जी हैं, अब इनका 99, क्योंकि इनके इंटरव्यू में बढ़िया नंबर आए, 52 आए, तो ओवरऑल इनका 69, 10वां नंबर है। ठीक, और जब रिजल्ट आया, जब रिजल्ट से पहले इंटरव्यू लिस्ट होगी तब इनका दूसरा होगा। अब देखिए मेरा भी 39th नंबर आया, 39th पे क्यों चला गया मैं, ओवरऑल 99 मार्क्स जो थे वो रिटर्न एग्जाम में थे। ठीक, अब ये देखोगे कि क्यों यहाँ पे कम आया, और अब ये देखोगे जो मेरे से ज्यादा नंबर थे, 102 मार्क्स यहाँ पे थे सौरभ कुमार सोनी। ठीक है, यहाँ पे हालांकि इनका भी सिलेक्शन हो गया था। अब ये 35 नंबर इंटरव्यू में इनको मिला, और ओवरऑल क्या है, ये नीचे आ गए। ठीक है, अब इसमें रिटर्न एग्जाम में आपने क्या किया उसको भूल जाइए। ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, राम रतन, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, और इनका पहले जीट वहां पे यूपी में हुआ, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में हो गया। ठीक है, और इनका देखोगे आप 105 मैक्सिमम मार्क्स थे उस समय में, 105 मार्क्स। ठीक, अब इनका देखो इंटरव्यू में कितना मिला इनको, 20 मार्क्स। अब उसी वजह से ओवरऑल इनका देखो, इनका सिलेक्शन भी हो गया, फिर केवीएस छोड़ के इधर आ गए आपके यूपी में। और अब आप देखोगे 85 रैंक आ गए। ठीक है, और इंटरव्यू से पहले, जब इंटरव्यू से पहले लिस्ट निकली थी तो ये कहीं टॉप पे थे। ठीक, तो अब इंटरव्यू का ये रहता है कि ये आपको ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी फेंक सकता है। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ दिखाने का मोटिव ये था कि अभी हमें बिल्कुल खुश नहीं होना कि हमारा मार्क्स बहुत रिटर्न में सही है, तो हम लोगों के बढ़िया मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, बढ़िया मार्क्स बनेंगे, तो फाइनल एग्जाम आपका जो कैसे कैलकुलेट करोगे वो देख लो। यहाँ पे उस समय में 2018 का है ये, 2018 का, उस समय में आपके रिटर्न मार्क्स अपॉन 150, अभी वो अपॉन किससे करोगे आप, अभी अपॉन किससे करेंगे हम लोग, कितने मार्क्स का अभी, 100 एग्जैक्टली, मल्टीप्लाई कर देना 85, और इंटरव्यू मार्क्स जितने भी आएंगे ये भी 100 मार्क्स का ही है, और मल्टीप्लाई कर देना 15। ठीक है, ये उस समय के टॉपर जो थे उनका कैलकुलेशन है। बट आपने भी यही करना है। आपके जितने भी रिटर्न में आए होंगे, अभी तो खैर लिस्ट नहीं आई है, बट इनका केवीएस ने मेंशन किया है इंटरव्यू के 15 डेज के बाद हम लोग दोनों मार्क्स डाल देंगे, मार्क्स रिटर्न में और मार्क्स इंटरव्यू के। तो अब आप ये देखिए, क्योंकि इस बार भी लिस्ट पूरी जारी नहीं हुई, तो तक हम लोग गैस कर ही नहीं सकते हमारे कितने बन रहे थे और कितने मार्क्स की हमें इसमें रिक्वायर्ड है। अभी ये बात आप मान के चलो, आपको देना है अपना 100% इंटरव्यू में। ठीक, आपका मार्क्स क्या था उसको भूल जाइए, और फिर आपको एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा इंटरव्यू के बाद कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो की पॉइंट्स है ये देख लो। सबसे पहले आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब अगर इस फेज से बाहर हो गए, दो कैंडिडेट हमारे लास्ट टाइम इस फेज से बाहर हो गए और रोते रोते उन्होंने कॉल किया कि हम डीवी में फेल, हम लोग बाहर हो गए, तो हम लोग इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस बात पे ध्यान देना आप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो टीम है, ज्यादातर जो हेडक्वार्टर में जो ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं या फिर जो ऐसे आपका यूडीसी एलडीसी है जो क्लर्कल काम करते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। अब उनका बिहेवियर आप
सुटेबल रहे उस दिन, ना रहे, क्योंकि उनको और बाकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, तो ये मैटर करेगा। और उस दिन सुबह सुबह इंटरव्यू से पहले ही आपका मूड जो है ना खराब हो जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, मैं अपना भी केस बताऊंगा आपको। मेरा भी एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था, और उस डॉक्यूमेंट का हालांकि मैंने एक एफिडेविट बना के रख लिया था, तो प्रिकॉशनरी वो काम आ गया था। अब देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहली चीज अपने पास 10th 12th ये तो रखना ही है। साथ साथ एक बात याद रखना, जब हम सीबीएसई या फिर कोई स्कूल बोर्ड से पास आउट होते हैं, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट टाइप का। ठीक है, या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, एक तो आपको मार्कशीट हो गया, उसके अलावा एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, अगर है तो वो रख लीजिएगा। ठीक है, एक अलग से एक सर्टिफिकेट टाइप का बनता है सीबीएसई वगैरह का भी, तो अगर है तो वो रख लेना। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, ग्रेजुएशन में मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ बीए। ठीक है, हो सकता है किसी का बीकॉम भी हो। फर्स्ट ईयर, इसमें 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स। सेमेस्टर वाइज होगा मैक्सिमम बच्चों का। तो यहाँ पे सभी सेमेस्टर के ओरिजिनल, देखो 2 तो आप सेट बना लेना, 2-3 बना लेना सेट, एटलीस्ट 3-3 सेट बना लेना, और उसको सीक्वेंस में रखना। 10th 12th, फिर ग्रेजुएशन की आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और याद रखना, जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई थी, सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया था आपने, उसको हटा देना। जो उसके बाद एक रिवाइज हुआ था, उसको लगाना जिसमें पासिंग का होगा, जिसमें पास लिखा होगा क्लियर। और लास्ट में जो आपका सिक्स सेमेस्टर है, कई यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। अपने केसेस में देखो, मेरा जो है वो सारा आपका के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र की सारी मास्टर डिग्री भी, ग्रेजुएशन भी और बीएड भी, ये सब वहीं का ही है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का। तो मेरे केसेस में क्या था, एक जो उनका सिक्स सेमेस्टर होता है, सिक्स सेमेस्टर में ही कंबाइंड एक बन जाता है। तो आपको सिक्स सेमेस्टर नहीं, आपको सभी रखने हैं अपने साथ, 3-3 कॉपी रख लेना एटलीस्ट। नेक्स्ट, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल अपने पास रखने हैं, वेरीफाई कर लेना। और आपका तीनों की, बीए होगी, एमए हो गया इकोनॉमिक्स, अब इसमें डिपेंड करेगा कि आपका कोर्स दूसरा भी हो सकता है, और उसके बाद हो गया बीएड। ठीक है, बीएड में भी सेम है, ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज है, उसकी सेम कॉपीज यहाँ भी मेंशन करनी है। और इन तीनों की याद रखना डिग्री। ठीक है, डिग्री अपने पास जरूर रखना, ये ओरिजिनल डिग्री अपने पास रखना। ठीक। अब क्या था, मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी, मास्टर्स की डिग्री थी, बीएड की डिग्री अभी आनी बाकी थी। ठीक है, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया था, मार्कशीट थी मेरे पास, बट बीएड की डिग्री में उन्होंने ये मेंशन कर दिया था, ज्वाइनिंग नॉट टू बी कंप्लीटेड विदाउट प्रोड्यूसिंग बीएड डिग्री। ठीक, ये मेंशन कर दिया था। बट हाँ, डीवी कॉल, डीवी हो गया, फिर नेक्स्ट राउंड आ जाता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, वहां आप माइंड मेंटली इतना रिलैक्स हो जाओगे कि चलो नेक्स्ट राउंड में हम लोग पहुंच गए। मेन आपका राउंड है ये। उसके बाद अपने जितने भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, आप वो अपने पास अच्छे से रख लो। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका ही पता है। अपना जो मेन है आपका, आधार हो गया। अगर पैन कार्ड रखना चाहें तो पैन कार्ड भी रख सकते हो। और उसके साथ साथ अभी पेन के साथ साथ अगर कोई और भी है, आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ और भी हैं, तो रख लेना उस दिन। ठीक है, और याद रहे, पहले ही आप एक काम करिएगा, पहले ही ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास ओरिजिनल रखिएगा, और फोटो कॉपी भी रखना। ठीक, इसमें से अगर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी कुछ मेंशनड आपके एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, 3, 4 करके वहां भी रखे हुए हैं, जब आपका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, उसके नीचे तो आपने देख लेना वो कास्ट कैटेगरी वाइज क्या क्या दे रखा है। अब इसके बाद भी अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो रहता होगा, ठीक है, आप एक बार ग्रुप में भी डिस्कस कर लेना। और आई थिंक ये एकेडमिक्स तो आपका आ गया। ठीक है, एकेडमिक्स के बाद जो कास्ट कैटेगरी है, डिसेबिलिटी का है, वो आप अपने पास रखना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद जब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट इंटरव्यू पैनल, ठीक है, एक हर्डल आपका क्लियर है, और नेक्स्ट में आप पहुंच चुके हो। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सब चीजें? यहाँ तक वॉइस वगैरह सही था ना आपके पास? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? करेक्टर सर्टिफिकेट आप देखो, मांगते तो नहीं है, उस समय मेरे से तो नहीं मांगा था, बट आप अगर बनाना चाहे तो बना लेना। और जितनी कॉपीज हैं अभी तो आप सेल्फ अटेस्टेड चल जाता है, लेकिन 2018-19 तक ये था कि आप किसी गेस्टेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करवाओगे, लेकिन अभी सेल्फ अटेस्ट भी चल जाता है। कौन सी? फोटो आप सिमिलर रखना, ज्यादा पुरानी मत रखना। ऐसा भी नहीं है कि अगर वो फोटो है नहीं आपके पास तो कहाँ से लेके जाओगे। हाँ, सिमिलर फोटो है तो चल जाएगी, कोई इशू नहीं है, बट ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक। वो आपके पास अगर है तो ले जाना, अगर नहीं है तो एक सिमिलर से बनवा लेना। ठीक है, इसमें सिमिलर
अच्छा हाँ, ये ठीक है। वो जो एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो साथ में ले जाना। कई बार हो जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना पड़ जाता है, तो आप प्रिकॉशनरी ले जाना उसको। एडमिट कार्ड जो हो गया आपका, और आपका एक एडमिशन जो फॉर्म हो गया, ठीक है, उसको भी साथ में ले जाना आप। बायोडाटा एक आपको परफॉर्मा मिलेगा, जिसमें आपको 50 वर्ड में डिस्क्राइब भी करना रहेगा अपने आप को। ठीक है, वो उसका एक जो बेस्ट आंसर राइटिंग बनेगा, वो भी हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे। सॉरी, ग्रुप में डिस्कस करेंगे। खैर, बायोडाटा वाला फॉर्म अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो इंटरव्यू से पहले ही अवेलेबल हो जाता है वैसे। ठीक है, जिससे हम्म एनओसी को एनओसी तो ये है कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं आप, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको कोई दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस ये सर्टिफिकेट तो लाना ही पड़ेगा आपको। ठीक। चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कि इंटरव्यू पैनल क्या हो सकता है। अब इंटरव्यू पैनल में एक बात याद रखना। हम्म तो इंटरव्यू पैनल में सबसे बड़ी बात ये रखना, फर्स्ट चीज, यहाँ पे चार चीजें आपको, चार इंडिविजुअल मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, पहले मैं अपना केस बताता हूँ। हमारा जो बोर्ड बने थे ना, टोटल इंटरव्यू जो बोर्ड होते हैं, हमारे बने थे 10 बोर्ड। ठीक है, और एक बोर्ड में जो बोर्ड वन था, बोर्ड वन में 28 थे। बाकी सभी बोर्ड में 28 कैंडिडेट्स थे। तो मेरा 21st नंबर था, तो मेरा बोर्ड वन था। और हुआ ये, जो बोर्ड वन वाले थे, बोर्ड वन वालों का 28 का सिलेक्शन हो गया। हालांकि कुछ कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, वो दूसरी बात है। बट बोर्ड वन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों? क्योंकि इनका रिटर्न मार्क्स सही थे, तो इनको प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पे क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम पूछे गए। ठीक है, अब कम पूछने का रीजन भी यही था, क्योंकि मार्क्स ठीक ठाक थे, तो ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं हुई। डेमोन्स्ट्रेशन तो किसी का भी नहीं हुआ हमारे बैच में, बोर्ड वन में। बाकी जितने ही बोर्ड थे, और जितना ही बोर्ड नीचे को जाएगा, उतना ही डेमोन्स्ट्रेशन तगड़ा होता जाएगा आपका। ठीक है, ये जितने ही बोर्ड आपके ऊपर बनेंगे, नेक्स्ट 28, फिर उसके बाद नेक्स्ट 28। ठीक। तो एक बात याद रखना, जितने भी ये नेक्स्ट 28 बोर्ड नेक्स्ट नीचे जाएगा, आपके क्वेश्चन पेडागोजिकल क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे थे बहुत ज्यादा। ठीक। तो चलिए, पैनल में कौन कौन हो सकता है ये आप देख लीजिएगा। नंबर वन, आपके जो पैनल में है, वो आपके केवीएस एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकते हैं। ठीक है, अब केवीएस एडमिनिस्ट्रेशन से क्या हो सकता है कि वो केवीएस किसी में डेप्यूटी कमिश्नर हो, किसी रीजन, आपकी किसी रीजन के, और हो सकता है कि हेडक्वार्टर के ही डीसी हो। और हो सकता है कि वो अगर डीसी नहीं है तो जॉइंट कमिश्नर हो। और ये भी हो सकता है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर हो। ठीक, तो एडमिन से, केवीएस एडमिन से एक पर्सन होगा एक बोर्ड में आपका। ठीक। और उसके बाद जो दूसरा रहेगा, वो रहेगा केवीएस में से ही कोई एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल भी केवीएस का जो रहेगा, वो हो सकता है कि उसका बिलोंग इकोनॉमिक सब्जेक्ट से ही हो। ठीक है, आपके हो सकता है कि सब्जेक्ट उनका जब पीजीटी में रहा हो, तो प्रिंसिपल बनने से पहले वो पीजीटी इकोनॉमिक्स ही हो। ठीक। तीसरा जो आपका बनेगा, वो रहेगा आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है, सारे क्वेश्चन आपसे यही आएंगे सब्जेक्ट के। और जो फोर्थ में आपका बनेगा, फोर्थ में कोई एजुकेशनिस्ट, एक एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, या फिर एक जिनको हम बोलते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट जो मेरे टाइम में था, वो चार ही ये मेंबर थे। और चार मेंबरों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, पहले वो भी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। और जितने भी आपका बिहेवियर है, वो सारा बिहेवियर जज करेगा आपका एजुकेशनिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट। आप कैसे मूवमेंट कर रहे हो, आपका क्या मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस हो गया नहीं हो, कंफ्यूजन कितने हो। देखो, जाहिर सी बात है, इंटरव्यू है तो नर्वसनेस सब में होती है, ये बात सभी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई मैं तो बिल्कुल ऐसा हूं कि मुझे नर्वसनेस होती ही नहीं। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। चाहे बड़े से बड़े लेवल का कोई भी हो, इंटरव्यू अगर फेस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा नर्वसनेस तो होती है। ठीक, और ये साइकोलॉजिस्ट को ही पता है कि थोड़ा बहुत नर्वसनेस होगी होगी। ठीक, तो ये चार जो हैं इंटरव्यू पैनल में होंगे। और हर बोर्ड में आपके ये चार चारे मिलेंगे। किसी हो सकता है किसी बोर्ड में 5 मेंबर भी हो जाएं, बट किसी को इनके बारे में ना पता नहीं होता कि आप किस यूनिवर्सिटी से, आपका किस रीजन से हैं, या फिर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, अब ये वही कॉन्फिडेंशियल आपका एक, हर बोर्ड में ये मिनिमम ये आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड में। और नेक्स्ट उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, जो आपका केवीएस एडमिन का है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का, वही आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लेकिन याद रखना, कुछ कुछ अभी आयोग ने क्या किया है स्टेट में, इंट्रोडक्शन में सेल्फ इंट्रोडक्शन छोड़ दिया है। दैट इज माय नेम इज ये, दैट आई बिलोंग फ्रॉम ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी। तो यहाँ कुछ कुछ ने
पहले ही रिटर्न में लगा दिया कि जैसे अभी एचपीएससी इंटरव्यू तक कोई पहुंचा था इस बार, एचपीएससी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये हर्षिका राजस्थान। तो वहाँ क्या है आपका, इंट्रोडक्शन अलाउड है कि नहीं है? सर पिछली बार वाली जो वैकेंसी हम्म 2023 की हम्म उसमें इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन अभी मतलब कुछ प्रॉब्लम आई थी पिछली बार वाली गवर्नमेंट में, तो इस बार हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, जनरली डायरेक्ट आपने आपका ग्रेजुएशन और ईयर पूछ लेते हैं, या फिर बेसिक नॉलेज भी अपने के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो अभी वो तो वहाँ स्टेट में तो है, बट यहाँ आप अभी ना, अभी कुछ ऐसा आया नहीं है कि इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताना वो नहीं बताना, बट आप प्रिपेयर करके ही जाना इंट्रोडक्शन में। देखो अब मैं अपना यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, बट इससे भी बेटर आप इंट्रोडक्शन अपनी तैयार कर सकते हो। देखो देर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल एआई टूल्स हैं अभी कि जहाँ से आप इंट्रोडक्शन, परफेक्ट इंट्रोडक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, और पहले तो आपका चलो ठीक है, ग्रीड आपका ग्रीट हो गया, ज्यादातर चांसेस में गुड आफ्टरनून ही हो जाता है। ठीक, आपका जो इंटरव्यू होता है वो 12 बजे के बाद ही चला जाता है। कुछ कुछ टाइम जब बोर्ड आपके पीछे पीछे आपका नंबर रहेगा अगर 20 से 28 के बीच में, अब हालांकि वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो वहां पे आपको इवनिंग तो हो ही जाएगा। ठीक, 8-8 बज जाते हैं इंटरव्यू देते देते, और ये बात मेंटली अब बना के चलना उस दिन, बिल्कुल ये माइंड में बिठा लेना कि आपको इवनिंग तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो इंटरव्यू होते 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 मेंटली इतना परेशान हो जाओगे, ये आप एक्सपेक्ट मत करना कि हम गए, हमारा 8 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, 10 बजे इंटरव्यू, फिर खत्म। बहुत ही लक्की होंगे आप अगर हो जाएगा ऐसा। ठीक, लेकिन एक मान के चलो इंटरव्यू में होते होते आपका 12 बजे स्टार्ट होते होते इवनिंग तक जाता है, 7-8 बजे तक। चलिए उसके बाद आपका जो भी नाम है या ये हो गया, आपका प्लेस हो गया, बेसिक चीज है। फैमिली में अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर करना। क्वालिफिकेशंस आपकी क्या है वो, और ओवर क्वालिफिकेशन मत ढूंढना। देखो कई बार हम ना जीआरएफ हैं, अब मेरा केस ये था कि मुझसे पूछा नहीं गया था कि आप नेट जीआरएफ हो कि नहीं। ठीक है, तो मैंने बताया नहीं मैं जीआरएफ नहीं हूँ। ठीक है, और बताने की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि इसमें डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है ही नहीं। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन मांगा है इन्होंने आपका एम इकोनॉमिक्स। ठीक, अब उससे ऊपर अगर आपने बता दिया, तो केवीएस एक एक एम्प्लॉय पे ना खर्चा करता है अपना, एक एक एम्प्लॉय पे खर्चा करता है। उसकी आगे इंडक्शन कोर्स होगा, आगे इन सर्विस कोर्स होगा। तो अगर आप छोड़ने ही वाले हो तो केवीएस क्यों खर्चा करेगा आप पे? तो जाहिर सी बात है, जितना आप पीएचडी होल्डर्स भी गए थे लास्ट टाइम, है ना, एक सरदार जी थे हमारे साथ, वो पीएचडी होल्डर थे, उनका नहीं हुआ। और क्योंकि उन्होंने मेंशन कर रखा था वहां पे डॉक्टर, अब खैर वो पीएचडी थे तो डॉक्टर नाम, तो उनको उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो अब ये आपका डिजायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, ये ओवर क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। जब तक पूछा ना जाए तब तक नहीं बताना। ठीक, क्योंकि वो हम्म 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 हम्म। पूछेंगे तो बेटर है, पूछेंगे तो बताना ना, अगर पूछेंगे आपसे तो बताना। अदरवाइज आप अपने तरफ से एग्जेजरेट मत करना अपने आप को कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो डेफिनेटली ये हो जाता है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो। ठीक है, यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब, आप स्किप करके जाओगे ही जाओगे फ्यूचर में। ठीक है, हाँ तो, हाँ तो एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी, अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, स्किल आप में है, तो वो बता सकते हो। जैसे ना अभी एआई, आपके एआई कोर्सेज हैं, या फिर कंप्यूटर के आपके बढ़िया आप यूज कर सकते हो। देखो केवीएस में किसका एक इसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे, एक पोर्टल है समागम पोर्टल। ठीक है, एक समागम पोर्टल है, जितना भी वर्ड है, अटेंडेंस है, टीचर की अटेंडेंस है, स्टूडेंट की अटेंडेंस है, ये समागम पोर्टल से ही केवीएस का होता है। तो अब जाहिर सी बात है वो आपसे ये पूछेंगे कि आपका मतलब टेक हैंड कैसा है। ठीक है, टेक्निकल हैंड कैसा है आपका, कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं, और किन किन पोर्टलों से अभी क्या क्या हमें एजुकेशनल टूल्स सीखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान रखना, अब जितने भी टूल्स हैं, सब एजुकेशन में भी क्या हो गया, हर स्टेट में भी सब हो गया ऑनलाइन। ठीक, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर का स्किल दिखा सकते हो, ये बढ़िया बात है। ठीक है, आपका एक्सेल बढ़िया आता है, वर्ड बढ़िया आता है, पावर पॉइंट बढ़िया आता है। ठीक, उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, अब मैंने उसमें ये सोचा था जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, आई वॉज अराउंड 27, और जितने भी अपने एज से बड़े थे उस समय, 32 33, उनका सिलेक्शन में हो गया था, उनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए थे। तो केवीएस ये भी देखता है कि जितने आप अर्ली एज में हो, अर्ली एज में ये चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आप स्किप करोगे, दूसरी जॉब में जाओगे। लेकिन एक बार आप 30s में आ जाते हो तो आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो। ठीक, तो यहाँ यहाँ आते आते आप एक्सपीरियंस भी मेंशन जरूर करना। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड अब नहीं है कोई, तो फेक एक्सपीरियंस मत दिखाना, क्योंकि आप जब फेक बताओगे ना एक्सपीरियंस, तो एजुकेशनिस्ट आपको या फिर जो साइकोलॉजिस्ट है पकड़ लेगा। ये तो फेक तो बताना नहीं है। होम ट्यूशन का आपका है तो होम ट्यूशन बता देना। स्कूल में कुछ आपने महीने पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है, वो बता देना। चलिए हॉबी क्या है वो। हम्म हम्म
ठीक है, बिल्कुल करिए वो आपका जितने भी देखो सबसे बड़ा जो है ना आपका चैलेंज जो फेस करना है वो है आपका एक ये कह लो आप कि प्रेशर का धब्बा आपके माथे पे, प्रेशर का जो दाग है वो हट गया ना, फिर आप क्या हो एक्सपीरियंस में आ जाते हो, चाहे 1 साल का ही एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो फ्रेशर को आप मान के चलो उतना वेटेज नहीं मिलता जितना आपका एक्सपीरियंस को मिलता है। एक्सपीरियंस चाहे 2 साल का ही हो। टीचिंग में क्या है, एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ 2 साल आपको ना स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों के साथ। 2 साल के बाद क्या है आप ना बिल्कुल मतलब गो थ्रू हो जाओगे बच्चों को कैसे डील करना है। लेकिन फर्स्ट 2 साल में कोई कहे आपसे या ना कहे, फर्स्ट 2 साल में थोड़ा बहुत टीचर के साथ प्रॉब्लम आती है, ठीक। उसके बाद लेकिन धीरे धीरे हम्म हम्म इंटेंसिव क्या मतलब है इसका? ओके, बीएड आपका जो आपका ठीक है टीचिंग प्रैक्टिस होता है जो मेंशन, ठीक है मेंशन कर सकते हो मेंशन, वो भी आपका एक्सपीरियंस ही है। हाँ जी हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया है। हम्म 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 शालिनी शर्मा, हम्म बिल्कुल मेंशन करिए प्राइमरी बिकॉज यू आर इन अर्लियर यू आर इन केवीएस। हाँ बिल्कुल आप मेंशन करिए। अब अगर वो बोलेंगे तो आप सेग्रीगेट कर देना कि इतना पीजीटी है इतना पीआरटी है, बट एक ओके देन इट इज, हाँ इट इज वेरी गुड बिकॉज अगर आप केवीएस और एनवीएस की आप वर्क कल्चर को समझते हो तो एक बात मान के रखना, यू गॉट 50+, आपका 50+ तो खैर अब है वो तब था, अब आप मान के चलो कि 80+ तो आप हो अगर आपका केवीएस एनवीएस का, क्योंकि वर्क कल्चर को आप जानते हो। तो आपके जितने भी पैनल वाले होंगे वैसे ही खुश हो जाएंगे, ठीक है कि ये वर्क कल्चर को जानते हैं, ठीक। और यस, जितने भी हमारे पास जो कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, हमारे स्टाफ में जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल है ज्यादातर उनका सिलेक्शन हो ही जाता है लगभग, जो क्योंकि उनको ये पता है वर्क कल्चर क्या है और उनको भी वही चाहिए जिनको नॉलेज हो इस वर्क कल्चर की, ठीक। चलिए, और नेक्स्ट 100% रियल विद पीआई, विद हाउ पीआई, पीआई कितना था आपका? देखा नहीं, गुड गुड गुड, राइट, ठीक ठीक वेरी गुड, तो वो आपको ठीक है प्लस पॉइंट है वो आपके लिए। अब देखो नेक्स्ट आपका ना एक इंटरव्यू पैनल में जो मुझसे भी पूछा गया था बकायदा कि आपका फेवरेट आपका यूनिट कौन सा है, माइक्रो मैक्रो, ठीक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पब्लिक फाइनेंस ये वो। सिंपल सी बात है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही बेसिक है, और यहाँ से ना ये क्वेश्चंस जब आपका इंटरव्यू होगा ना तो इंटरव्यू वाले जो इंटरव्यू दे के आएंगे तो वो ना आपके आसपास से गुजरेंगे तो ये आपको दे जाएंगे हिंट कि ये पूछ रहे हैं। तो हमारे में भी जो हमारे से हमसे पहले जो इंटरव्यू दे चुके थे उन्होंने हिंट दे दिया था कि वो सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। तो ये प्लानिंग चल रही थी, कोई स्टैट्स बता रहा था, कोई पब्लिक फाइनेंस, कोई कुछ। अब मैं ऑलरेडी तैयारी करके आया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है आई एम कंफर्टेबल विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने बोला ही यही था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप अपना जो फेवरेट यूनिट है, बाकी दूसरे की बातों में मत जाइए, जो आपको फेवरेट लगता है वो आप बिल्कुल बोलिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा लगता है वो बोलिए, और आपको इंटरनेशनल ट्रेड लगता है वो बताइए, माइक्रो मैक्रो जो भी अच्छा लगता है वो आप अपना पहले ही थोड़ा सा प्रिपेयर होना उसके लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ सकता है आपको क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट आपका ऐसा क्वेश्चन है जो स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन बनता है और स्पॉन्टेनियस आपको आंसर देना है। अब जैसे क्या नहीं करना वो देख लो। एक टीचर थे हमारे, हम लोग एक ही साथ टीच करते थे पहले, उनका फिजिकल एजुकेशन का था, उनसे क्लासरूम मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज सम स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन क्लास, ठीक है, हाउ कैन यू कंट्रोल दिस क्लास, ठीक, एक बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो आप कैसे बिहेव करोगे या कैसे उनको ठीक है ठीक करोगे या मैटर इस तरह सॉल्व करोगे। लेकिन उन्होंने ना ये बोल दिया, माई आईज आर इनफ टू टीच देम हाउ टू बिहेव इन क्लास, ठीक है। अब ये बताइए अच्छा एक्सप्रेशन है या बुरा एक्सप्रेशन है इस बात का? माई आईज आर इनफ टू टीच देम हाउ टू बिहेव इन क्लास, बुरा है, यस। तो ये आपका ना एरोगेंसी बताती है, तो टीचिंग में एरोगेंसी तो है ही नहीं, टीचिंग में जितना हम्बल है उतना उतना सही है। और यहाँ पे जितने भी आंसर आने चाहिए इट शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक, हमारा जो एजुकेशन है एनसीएफ 23 है, एनसीएफ 2005 है, चाइल्ड सेंट्रिक है। जो भी आपको जवाब देना है चाहे वो फॉर्मल है बनावटी जवाब है बट इट शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी आप एरोगेंसी वहां नहीं दिखानी, कभी भी आपको ये नहीं दिखाना कि टीचर सुप्रीम है, टीचर इज फैसिलिटेटर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है,
बाकी सेंटर में है चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड को ही हमें डेवलप करना है, नरिश करना है। ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन कौन से क्वेश्चन आगे आ सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है टीचिंग एक्सपीरियंस, अभी पहले बता दिया हमने, टीचिंग एक्सपीरियंस आपको जरूर मेंशन करना है। 1 साल का है, 2 साल का है, या कितने साल का है ये मेंशन करना है। और डेमो टॉपिक आप प्रिपेयर जरूर करके जाइएगा, और टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मेंशन करिएगा। सर्टिफिकेट मेंशन नहीं करोगे तो इसमें फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आप वैसे ही झूठ बोल दोगे 3 साल का है, 5 साल का है। जितने साल का सर्टिफिकेट है अब उतने ही साल आप मेंशन करिए। ठीक है, और खाली आपको ना क्वेश्चनिंग होगी वहां पे कि अगर 5 साल का है तो सर्टिफिकेट कहाँ है। ठीक है, तो जितना भी एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अभी। ओके, चलिए एक अपना डेमो टॉपिक जरूर तैयार करना है। और ये बात याद रखना कि जो हमारा बोर्ड 1 था उसका तो डेमो नहीं हुआ। बाकी जितने भी बोर्ड थे, बाकी जितने भी बोर्ड थे, 10 बोर्ड थे, उन सभी का डेमो हुआ, और डेमो 5 मिनट्स का हुआ, 5 to 7 मिनट्स का हुआ। ज्यादातर डेमो में आपसे पूछा गया कि आप क्या टॉपिक पढ़ाना पसंद करोगे। अगर टॉपिक पूछ लिया है कि ये आपका कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। जो भी डेमो टॉपिक आप पढ़ाओ वो आप प्रिपेयर करके गए हो पहले। तो ये डेमोस्ट्रेशन के लिए बेस्ट टॉपिक कौन से हैं और कैसे उसको प्रिपेयर करना है वो नेक्स्ट में हम तैयार करेंगे। और डेमो तैयार कर लेना। चलिए डिजायर क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जितना पूछा गया है, जितना डिजायर्ड है वही लिखिए। बाकी आप जो ओवर क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन नहीं करेंगे तो बेटर है। कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। सर मैंने मतलब कि टायर 1 और टायर 2 के बाद अभी पीएससी जॉइन कर लिया। हम्म, हम्म, हम्म। तो अभी मेरे कोर्स पर चल रहा है। उससे तो कोई तो मतलब नहीं है, मत उसको आप कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मत दिखाइए उसको कहीं। चलिए, चलिए, चलिए बाकी मैं आपके जितने भी क्वारीज हैं एक बार लास्ट में लूंगा। एक बार ये समाप्त कर देते हैं फटाफट। चलिए एक बार थोड़ा और एक्सपीरियंस देख लीजिए अपना कि 2018 में क्या कुछ क्वेश्चन पूछ लिए थे। केपीएस जो प्रिंसिपल थे उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था। पहले तो आपका ग्रेडिंग वगैरह जो भी इंट्रोडक्शन है वो जो एडमिन होंगे उन्होंने दिया। थोड़ा तजुर्बेकार थे वो, एक्सपीरियंस थे। केपीएस प्रिंसिपल इसमें मैडम थी, प्रिंसिपल मैडम थी। तो उन्होंने यही चीज पूछा कि आपकी सिटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो बताइए। ठीक। अब पापा जो है वो हम अपने पटियाला में ही रहते थे हम लोग। मैं 8th क्लास से पटियाला में ही पढ़ रहा हूँ। तो पटियाला में ना, ये पटियाला सिटी में क्या था इम्पोर्टेंट, पटियाला सिटी से मतलब किससे क्यों पटियाला नाम आया है, ये पूछा गया था। बाकी मैं इसका आंसर ना बिल्कुल प्रिपेयर करके गया था। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। आपके नाम का क्या मतलब है ये देख लेना। गोविंद मेरा नाम है तो मेरा नाम का मतलब होता है गायों का रखवाला। ये भी पता करके गया था मैं पहले ही। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाता है, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था, वाई यू वांट टू केवीएससी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। ठीक, ये क्वेश्चन के इसके लिए भी तैयार रहना। और एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट में भेज दे या हिली एरियाज में भेज दे, क्या दूर जाना पसंद करोगे, जाओगे दूर। हाँ, यहाँ तो आपको क्या है मेन, ठीक है, जॉब चाहिए। वो तो आपको कहीं भी भेजे आपको तो जाना ही है। तो यहाँ नो नहीं करना। जैसे ही आपने नो किया तो सिलेक्शन के चांसेस भी वहीं हो गए। ठीक। तो चाहे कहीं भी भेजे वो बात दूसरी है, बट आपको यहाँ यस ही बोलना है। आर्ग्यूमेंट तो करने ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपर्ट जो दूसरे वाले थे एक्सपर्ट, अब वो सब्जेक्ट कमिटी में मुझे एक्सपर्ट लगे। इसमें इन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे। ठीक। अब इन्होंने इन्होंने ये पूछा कि कौन सा आपको पेपर या कौन सा यूनिट आपको अच्छा लगता है। माइक्रो, फिर मैंने माइक्रो बोला तो माइक्रो से इन्होंने ये पूछा कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या डिफरेंस है। अब याद रखना कि आप केवीएस एंड केवीएस का एग्जाम फेस करके गए हो, यूजीसी नेट और जेआरएफ भी आप क्वालिफाई करके गए हो। तो बेसिक सी सवाल है, आपसे ऊपर नहीं पूछ सकता कोई भी, क्योंकि आपसे ज्यादा नॉलेज उनको नहीं है। जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनको हो सकता है सब्जेक्ट छोड़े ही बहुत टाइम हो गया उनको। तो वो पूछेंगे तो बहुत बेसिक सवाल पूछेंगे इस टाइप का। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि वो लिस्ट बना के भी लाए हो। तो आप तैयार रहना कि आपके पास नॉलेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरव्यूअर। इस बात को माइंड में बिठाना। तो ये बेसिक पॉइंट थे। उसके बाद ये आया कि रियल लाइफ में कौन सी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद एमआरटी और एमआरएस के बीच में डिफरेंस क्या है ये पूछा गया था। ठीक। अब ये तो बेसिक चीज है, इकोनॉमिक्स में हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक सी चीज है। तो ये चीज अगर आप 2-3 आंसर आपके सही होंगे ना तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा आपका। फिर जो दूसरे एक सब्जेक्ट से ही थे, उन्होंने ये पूछा था डिविडेंड। अभी हमने बोला नहीं प्रिंसिपल होंगे, और प्रिंसिपल जो होंगे ज्यादातर प्रिंसिपल होंगे आपके सब्जेक्ट से ही, जो पहले पीजीडी इकोनॉमिक्स थे।
उन्होंने पूछा एक ने डिविडेंड क्या है और ये प्रॉफिट से अलग कैसे है। फिर उन्होंने ही पूछा कि क्या पॉपुलेशन डिविडेंड और ये वाला डिविडेंड एक है। फिर एक क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड डेविएशन में से पूछ लिया और एक क्वेश्चन लेफर कर्व से पूछ लिया। ठीक, अब इन सब क्वेश्चनों में माइंड में ये रखना, अगर आपको 100% आता है ना, तो ये बात मान के चलो कि आप 100% तो नहीं दोगे वहां पे, और 80 to 90% फिर भी आप डिलीवर कर दोगे। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा तो होता ही है, आपका ऊपर नीचे तो होता ही है। एग्जैक्ट आप जैसा सोच के गए हो वैसा नहीं होगा। ठीक, चलिए, अब ये जो क्वेश्चन थे, और डेमोस्ट्रेशन फर्स्ट बैच फर्स्ट बोर्ड वालों का डेमो नहीं हुआ, जो हमारा डेमो है वो नहीं हुआ। ठीक, अब बाकी डेमो हुआ, बाकी से पेडागोजी भी पूछी, और पेडागोजी में बहुत कैंडिडेट ऐसे थे जिनसे स्किनर की थ्योरी पूछी, पावलोव की थ्योरी पूछी। ठीक है, अब लेकिन हमारे बोर्ड में ऐसा नहीं था। फिर भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जो तैयार करने हैं। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, ये तो बेसिक टीचर है, शायद पूछे या ना पूछे। ठीक है, केवीएस ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, ये आप आंसर तैयार करके रखना। हाँ, ये केवीएस में जितने भी आपके स्लो लर्नर्स हैं उनको हम स्लो ब्लूमर बोलते हैं। ठीक है, और स्लो ब्लूमर के लिए क्या कैसे मैनेज करोगे, किसी का माइक ऑन है, आप इसको बंद कर लीजिए। ठीक, अब एनईपी 2020 जो है, ये स्लो ब्लूमर के लिए कैसे इम्पोर्ट बेनिफिशियल है, और कुछ बेनिफिट और ड्रॉबैक्स एनईपी 2020 के, ये याद करके जाना। और उसके बाद अगर हमारे पास आप ऐसी जगह पोस्टेड हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी है। नॉर्थ ईस्ट में कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है ही नहीं, नेट वहाँ पे चलता ही नहीं। ठीक है, बेसिक और बेसिक कम जगह है ऐसे। तो उन एरियाज में भी आप कैसे, अगर पोस्टिंग होती है तो कैसे आप मैनेज करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन। कैसे आप एआई को टीचिंग में यूज करोगे, ठीक है, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। एंड क्वालिटीज क्या होनी चाहिए आप में एक इफेक्टिव टीचर की। ठीक, ये एक आपके जितने भी आंसर है ना, ये आपके स्पॉन्टेनियसली देने हैं, थोड़ा 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 माइंड में सोच के जाना पहले ही। एंड व्हाट आर सम ऑफ द करंट इश्यूज इन एजुकेशन, एजुकेशन में कुछ इश्यूज भी होंगे, वो क्या है। और ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स अभी कौन कौन से हैं, और कुछ के नाम बता दो। जैसे अभी हमारे पास स्वयं प्रभा भी है, दीक्षा भी है, निष्ठा भी है, ये सब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक, ये 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो आपको आगे याद रखने हैं। कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट से क्वेश्चन, और दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पूछे गए थे आपके, कुछ कुछ ऐसे हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक तो ये है कि क्लासरूम मैनेजमेंट ऐसा कैसे आप बना दो कि दैट इज स्ट्रक्चर वुड यू इम्प्लीमेंट इन यू क्लास, मतलब एक किस टाइप का आप इन्वायरमेंट चाहते हो अपने क्लास में। क्लास इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, सब बच्चों की आपका बच्चों का इंटरेस्ट अराइज होना चाहिए। तो इस टाइप से क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन अभी ये बन सकता है, अभी रिसेंट, हाँ रिसेंट ये बन सकता है कि एआई का यूज एंड टेक्नोलॉजी का यूज आप क्लासरूम में कैसे करोगे। अभी जितने भी स्कूल है ना, मैक्सिमम उनमें इंटरेक्टिव बोर्ड है, और इंटरेक्टिव बोर्ड्स में थोड़ा बहुत एआई टूल्स आप यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ डू यू डील विद स्टूडेंट हु हैबिचुअली लेट, एक बच्चा लेट आता है तो आप उससे कैसे डील करोगे। वही बात है कि चाइल्ड सेंट्रिक है। और स्टूडेंट मेक्स नॉइज इन योर क्लास, देन व्हाट विल यू डू, ठीक है, मैनेज कैसे करोगे। और ये है वन स्टूडेंट इग्नोर्स हिज होमवर्क एंड मेक एक्सक्यूजेस, देन व्हाट विल यू डू। इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक है, बनेंगे। आप इन इन क्लासरूम मैनेजमेंट की भी तैयारी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब जो टॉपिक हमारा रहेगा, अभी हमारा 1 घंटे से ऊपर हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर डेमो। डेमो के लिए एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि फटाफट से जब डेट आएगी, डेट के साथ साथ हम लोग आगे हम लोग मूव करेंगे। अभी तक हमारे सेशन में कितने जुड़े हैं, 40। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स हो सकता है कि रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे। चलिए, तो ओवरऑल अभी कोई इसमें डाउट है तो पूछिए, फिर हम सम अप करते हैं अपना जो सेशन है आज का। सर मेरा एक डाउट था, जैसे आपने भी बताया था कि हम्म। हर जैसे ग्रेजुएशन